नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 मई का दिन है। 2 मई का दिन यानी कि 4 राज्यों का जो चुनावों के नतीजे हैं वो आने थे, एक यूनियन टेरिटरी के नतीजे आने थे और लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबसे ज्यादा जो इंतजार किया जा रहा था वो किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव का। पश्चिम बंगाल में किस तरह से बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कई रैलियां पश्चिम बंगाल में की। अमित शाह खुद लगातार चुनावों से पहले भी चुनावों के बीच भी बंगाल में जा रहे थे और वहां के जो प्रभारी हैं जिनको आप जानते हैं कि वो भी कैलाश विजयवर्गीय की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि वो भी वहां के प्रभारी बनाए गए थे। दावा कर रहे थे कि 200 से ज्यादा सीट आएंगी। हालांकि बीजेपी ने इस तरह के दावे बहुत सारे स्टेट्स में किए, लेकिन धीरे धीरे कर वो कलई खुल गई। ये पता लग गया कि ये दावा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 200 से ज्यादा बोलेंगे तो शायद 150 के आसपास सीटें आ जाएंगी। लेकिन वहां पर नतीजे क्या है ये आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी अकेली पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। अकेली का मतलब यह है कि उनके पास और कोई भी बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में नहीं था। उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या बहुत सारे सांसद विधायक, उनकी पार्टी को छोड़कर यहां तक कि कई मंत्री जो उनकी सरकार में थे उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, वो भी चुनावों से ऐन वक्त पहले। आप यहां से अंदाजा लगाकर देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ किस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी चुनाव में कूदी हुई थी। शायद ही कोई ऐसा मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई यानी केंद्रीय मंत्री, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के लिए वोट ना मांगे हो। लेकिन बावजूद इसके इस समय के जो रुझान आ रहे हैं, 292 सीटों में से 204 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन रही। 85 सीटें अभी तक उन्होंने जीत ली हैं, ऐसा रुझान बता रहे हैं। और एक सीट लेफ्ट और कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस के लिए वहां पर डूब मरने जैसी कंडीशन हुई है। यहां से आप समझकर देखिए कि जो पार्टी 10 साल तक केंद्र के अंदर सत्ता में रही, जो लेफ्ट पार्टी 35 साल तक लगातार सत्ता में रही पश्चिम बंगाल के अंदर, आज उसका सुपड़ा साफ हो गया है। सिर्फ एक सीट में रुझानों में उसे आगे दिखाया जा रहा है और अन्य यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो भी 2 सीट लेकर आगे है। तो यहां से समझने वाली बात है कि जो पश्चिम बंगाल का, हालांकि चुनाव पश्चिम बंगाल में, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर और पुडुचेरी के अंदर हो रहे थे। पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी है, थोड़ी सी सीटें, 30 सीटें हैं वहां पर। और किस तरह से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसके ऊपर सभी लोगों की तमाम नजरें टिकी हुई थी। यहां तक कि बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को टिकट दी जो कि केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी को टिकट दी जो कि मौजूदा सांसद हैं, उन्हें विधायक का चुनाव लड़वाया। यहां से यह पता लगता है कि बीजेपी की बड़ी हार का कारण यह रहा। हार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दावा 200 से ज्यादा सीट का था। बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसने ये बात बोली हो कि हम 200 से कम सीटें जीत रहे हैं। वो तो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे 292 में से 200-250 सीट उन्हीं की आने वाली है। और जितने यानी कि सशक्त उनके दावे थे, ऐसा लग भी रहा था कि शायद 200 सीट जीत जाए। लेकिन अब ममता बनर्जी एक बार फिर से 204 सीटों के साथ आगे हैं। नंदीग्राम में वो शुभेंदु अधिकारी से कुछ समय पहले पीछे चल रही थी, वहां पर बहुत कांटे की टक्कर थी शुभेंदु अधिकारी के साथ। लेकिन अब फिलहाल बताया जा रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो आगे आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में मैं आपको बता दूं कि कुल 234 सीटें थी, जिसमें AIDMK 100 सीटों के साथ फिलहाल सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। और DMK प्लस यानी कि DMK प्लस कांग्रेस 130 सीट के साथ यानी कि 32 सीटें ज्यादा लेती हुई दिखा रही है। MNM के पास 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ असम के अंदर बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है और वो भी 5 सीटें ज्यादा बीजेपी को मिल रही है असम के अंदर, जहां पे NRC एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस को लग रहा था कि वो इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई और कांग्रेस 4 सीटें, पिछली टर्म से 4 सीटें कम लेकर 47 सीटों के साथ इस समय दिखाई दे रही है
कि हार रही है। एक बार फिर से असम के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है। पुडुचेरी के अंदर कुल 30 सीटें हैं, जिसमें एनडीए 9 सीटों की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और उसमें यानी कि जो कांग्रेस प्लस है उसके पास लगभग 5 सीटें फिलहाल नजर आ रही हैं। यानी कि 5 सीट का मतलब यह है कि कांग्रेस पिछली बार सत्ता में थी, कांग्रेस प्लस पिछली बार सत्ता में थी, लेकिन अब सत्ता से कहीं ना कहीं बाहर जाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। केरल के अंदर कुल 140 सीटें थी। एलडीएफ एक बार फिर से अपनी सरकार वापस लाने में कामयाब दिख रही है। 90 सीटें उनको मिल रही हैं, जो कि पुरानी सीटें थी। पिछली बार भी 90 थी, इस बार भी 90 है। कहीं ना कहीं यानी कि केरला में दोबारा एक बार फिर से वही सरकार बन रही है एलडीएफ की, और यूडीएफ 45 सीट के साथ इस समय दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, जो कि पिछली बार 1 सीट थी, अब 3 सीटें मिल रही हैं, और अन्य के खाते में 3 सीटें आ रही है। तो वापस आते हैं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कुल 292 सीटें, 292 में से 204 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास जा रही हैं। पिछली बार 209 सीटें थी, इस बार 204 सीटें। यहां पर मैं देखिए, पश्चिम बंगाल यहां से बहुत दूर है, एक नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा राज्य है। वहां पर वहां की बात इस समय करनाल में, हरियाणा में क्यों हो रही है? वहां की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय हरियाणा के अंदर बीजेपी सत्ता में है। तमाम जो बीजेपी के नेता, उनका दावा था कि वो इस समय पश्चिम बंगाल में बिजी हैं, चाहे वो करनाल के सांसद हों, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हों। एक एक बार सबने वहां का दौरा किया, और किस तरह से एक बार जो बीजेपी है वहां पर फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बड़ी कामयाबी यहां पर देखिए, आपकी कुल 85 सीटें वो जीत रही है। पिछली बार 3 सीटें थी उनके पास, और लेफ्ट जिसने 35 साल तक सत्ता वहां पर यानी कि सत्ता के अंदर राज किया पश्चिम बंगाल के अंदर, आज वो 1 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट प्लस की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। 204 सीटों के साथ फिलहाल तृणमूल कांग्रेस पहले नंबर पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा सोच लिया जाए कि सीटें घट जाएंगी, तो फिर भी सरकार तृणमूल कांग्रेस की ही बन रही है। बीजेपी 85 सीट के साथ लीड जरूर ले लिया, सबसे बड़ा विपक्ष बनकर सामने आएगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर कांटे की टक्कर होगी, जैसा कि एग्जिट पोल में भी बताया गया था कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वो कांटे की टक्कर शुरुआती रुझानों में जरूर दिखी, लेकिन अब वो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की ओर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ममता बनर्जी अकेले व्हील चेयर के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे तमाम मंत्री वहां पर किस तरह से चुनाव के अंदर आग में जिस तरह से कूदते हैं वैसे कूद गए थे, लेकिन हाथ में क्या आया ये बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी इसके ऊपर मंथन जरूर करेगी, लेकिन सबसे बड़ा यानी कि जो मैं पत्रकार के तौर पर समझता हूं, जो कुछ थोड़ा बहुत मैं राजनीति को जानता हूं, मुझे वहां से ये समझ आया कि जो दिलीप घोष हैं, जो कि टीएमसी को छोड़कर ही बीजेपी में आए थे 5 साल पहले, उनकी मौजूदगी खास असर नहीं दिखा पाई, खास जादू नहीं दिखा पाई। कहीं ना कहीं बीजेपी नाकामयाब रही, वहां पर एक बड़ा नेता पैदा करने में, एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाई। इसी वजह से बीजेपी को वहां पर लोगों ने कहीं ना कहीं नकार दिया। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, और रुझानों में टीएमसी को पूरा बहुमत मिल रहा है। और नंदीग्राम सीट से जिसमें कांटे की टक्कर चल रही थी, वहां पर ममता बनर्जी एक बार फिर से चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से 3 मूल यानी कि मां, माटी, मानुष का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर बैठने जा रही है, ऐसा रुझान दिखा रहे हैं। और ये रुझान कुछ ही घंटे में नतीजों में भी बदल जाएंगे। 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन ये रुझान जल्द ही मुझे लगता है कि ऐसी तब्दीली करेंगे जिस पर यानी कि बीजेपी को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या बीजेपी की ये हार है, क्या ये हार प्रधानमंत्री की है, क्या ये हार गृह मंत्री की है, या फिर ठीकरा उठाकर दिलीप घोष जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के, उनके सर पर फोड़ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। दोस्त ये सवाल जरूर करेंगे कि जो कोरोना देश में फैला है, क्या उसका कारण वहां पर हो रही बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां थी, लेकिन सवाल पूछना मना है। मुंह पर चुप्पी साध लीजिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद।